बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे एक देखने वाले हैं बदर मुनीर साहब इस्लामाबाद से। आइए पहले उनका सवाल सुनते हैं और फिर आकर जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अब्दुल बासित साहब, मैं बदर मुनीर अर्ज़ कर रहा हूँ G15 इस्लामाबाद से। मेरा सवाल ये था कि जो हमारे आर्मी चीफ़ ने नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जो हिंदुस्तान को मुज़ाकरात की ऑफ़र की और फिर ये कहा कि हमें अपना घर ठीक करना होगा, तो ये अपना घर ठीक करने से क्या मुराद है? और क्या आप समझते हैं कि उनकी इस जो उन्होंने ऑफ़र की है हिंदुस्तान को, उसकी तरफ से कोई मुस्बत जवाब दिया जाएगा? जी, बदर मुनीर साहब, आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन हमारे खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े मशहूर पश्तो के अदाकार हुआ करते थे बदर मुनीर। तो जब आपका मुझे मैसेज मिला तो मुझे वो भी याद आ गए। शायद अब वो हयात नहीं हैं, लेकिन बहुत सी पश्तो फ़िल्मों में और कुछ उर्दू फ़िल्मों में भी उन्होंने शायद काम किया है। बल्कि उनकी एक फ़िल्म तो बहुत ही मशहूर हुई थी जो उर्दू में भी थी और पश्तो में, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, को बर्फ़ करके थी। बर्फ़ पिघलेगी या बर्फ़ कब पिघलेगी, कोई इस किस्म का। बहरहाल आपके सवाल की तरफ आते हैं। सवाल देखिए, जो हमारे आर्मी चीफ़ ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में तकरीर की और उससे पहले हमारे वज़ीर आज़म ने भी तकरीर की, उसके बारे में बहुत सी चिमागोइयाँ हो रही हैं कि भई माज़ी को दफ़न करने से क्या बात है, क्या मतलब है, और फिर हमें अपने जो घर को ठीक करने से क्या मुराद है। तो ये 2-3 सवाल हैं जो जिसके बारे में लोग अपनी अपनी हर्ज़ा सराई कर रहे हैं। कुछ लोग तनक़ीद भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसको मस्बत तरीक़े से भी देख रहे हैं। देखिए, जहाँ तक और फिर क्या भारत रिस्पॉन्ड करेगा मस्बत तरीक़े से, हमारी जो हमने हैंड ऑफ़र किया है, हाथ ऑफ़र किया, दोस्ती का हाथ जो बढ़ाया है। तो ये 3 बुनियादी तौर पे सवाल हैं कि घर को ठीक करने से क्या मुराद है। देखिए, घर को ठीक करने से यही मुराद होता है कि जब जो भी हमारे यहाँ एनॉमलीज़ हैं, चाहे वो हमारे इकनॉमिक सिस्टम में हैं, गवर्नेंस में हैं, ये सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए, और हमें एक बहैसियत रियासत आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि घर में जो है, अगर अपोजिशन भी लड़ती रहेगी, सियासतदान भी आपस में गुत्थम गुत्था रहेंगे, और अगर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में भी टेंशन रहेगी, तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि घर को ठीक करने के ज़ुमरे में आती हैं, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। और जो आपके अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको ठीक भी करना ज़रूरी है, ताकि एक ही दफ़ा सारे फ़ैसले हो जाएं और हम फिर एक मुस्तकिल मजाजी के साथ आगे बढ़ें। तो इस पे मैं ये भी ख़्याल करता हूँ, मेरा एहसास ये भी है कि ये एक शख्स का काम नहीं है, ये सबको बैठकर और इस पे बड़ा गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि किस तरह हम हर शोबा हाय ज़िंदगी में, चाहे वो सियासत हो, हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल हो, हमारे कल्चरल इश्यूज़ हों, तालीम के मसाइल, सेहत के मसाइल, तो इन तमाम चीज़ों पे किस तरह हम, और फिर जो प्रोविंस और हमारे सेंटर का जो रिलेशनशिप है, जो कि 18th अमेंडमेंट के बाद कुछ लोगों का ख़्याल है वो ज़रा इम्बैलेंस सा हो गया है, तो हमने किस तरह आगे बढ़ना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस ज़ुमरे में आती हैं, और ये तमाम लोग जो हैं मिलकर ही कर सकते हैं। इसके लिए किसी ने शायद एक ये भी कहा था कि एक नेशनल डायलॉग भी होना चाहिए, कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, डिफरेंट एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट में जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं वो मिलकर बैठें और इन चीज़ों पे बातचीत करें। और माज़ी को दफन करने की क्या बात है कि जो आर्मी चीफ़ ने कहा है कि लेट्स बरी द पास्ट, उसमें मैं तो यही, कुछ लोगों का ख्याल है कि उनका ख्याल ये है कि बस अब कश्मीर को भूल जाइए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। क्योंकि आर्मी चीफ़ ने बड़े वाज़ेह तौर पे साथ ये भी कहा कि कश्मीर का तनाज़ा जो है एक बड़ा, वो उसका हल होना बहुत ज़रूरी है, उसके बग़ैर सही मानों में जो है बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो माज़ी को दफन करने की मुराद यही है कि जो तलख़ियाँ हैं उनको भुलाकर जो हमारे तनाज़ात हैं उनको आप डिसाइसिवली हल करें एक ही दफ़ा, ताकि ये मामला ख़त्म हो और हम एक अपने जो ताल्लुक़ात को और इस इलाक़े को एक सही मानों में
ڈیولپمنٹ کی طرف اور پیس کی طرف لے کر جا سکیں. کیونکہ اگر ہم نے وہی چیزیں بار بار کیں، ایک چھوٹے موٹے اقدامات ادھر ادھر لیے، تو وہ کسی کام نہیں آئیں گے. اصل معاملہ یہی ہے کہ آپ کس طرح آگے بڑھتے ہیں، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جو ماضی کی تمام جتنے بھی ہمارے ڈسپیوٹس ہیں ان کو ہم سالو کریں، دفن نہ کریں. ان کا مطلب یہ قطعا نہیں تھا جو میں سمجھ پایا ہوں. ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے، کیونکہ انہوں نے کشمیر کا ذکر بھی بڑے واضح انداز سے کیا. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ بھارت کس طرح اس کو ریسپونڈ کرے گا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت اس وقت کشمیر کے معاملے میں تو کوئی خاص مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دلچسپی دکھاتا ہے یا کوئی فلیکسیبلٹی دکھائے گا اس تنازع کو حل کرنے کے لیے. وہ ہمیں چاہتا ہے کہ بس جو دوسرے ایشوز ہیں ان میں الجھا کے رکھے اور اس کو وقت ملتا جائے، تاکہ جو اس نے 5 اگست 2019 کو جو غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کیے ہیں وہ ان کو وہاں مضبوط کرے، اور پھر وہاں کی جو آبادی بھی ہے اس کا تناسب بھی تبدیل کرے، اور یہ جو مسلم اکثریت مقبوضہ جموں اور کشمیر تھا اس کو مسلم اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں، کچھ بیک ڈور چینل پہ کچھ بات چیت تو مجھے لگتا ہے کہ ہو رہی ہے، لیکن میں چونکہ ان سے واقف نہیں ہوں اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو اس وقت جو بھی لوگ انوالوڈ ہیں اس بیک ڈور ڈپلومیسی میں، وہ بڑی احتیاط کے ساتھ کام کریں گے. کیونکہ اگر ہم انہی ماضی کی طرح پھر الجھ گئے ان چیزوں میں جو پہلے بھی نتائج ہمیں نہیں دے سکے، تو پھر وہی ہوگا کہ ہم پھر مزید الجھ جائیں گے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ شروع سے ہی کچھ بھارت سے کشمیر کے متعلق اس سے بات کی جائے. بھارت کو یہ مجبور کیا جائے کہ وہ جو وہاں پہ حریت لیڈرشپ ہے ان کو آزاد رہائی ان کو دے. اس کے بعد پھر وہاں پہ ڈی ملٹرائزیشن ہو، جو اس کی 9 لاکھ وہاں پہ سیکیورٹی پرسنل ہیں ان کو وہاں سے وڈرا کرے. اس کے بعد جو وہاں پہ کالے قوانین ہیں ان کو وہاں سے ختم کرے، اور پھر UN ہیومن رائٹس کمشنر کا کوئی وفد وہاں پہ آنے دے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں شروع میں کرنی ہیں. ہم نے ان کو ڈیلے نہیں کرنا کہ 10 سال بعد یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں. تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں. لیکن بدر منیر صاحب، آپ کے سوال کا بہت بہت شکریہ.